हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 2 हम कल लेकर के आएंगे और पार्ट 3 तीन पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगर देखा जाए तो शायद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका डिटेल में डिस्कशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली है क्या। फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो इनका पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि सिटीजनशिप आता है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब मौलिक अधिकार। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके अगर हम आर्टिकल्स का डिस्कशन करें तो आर्टिकल नंबर 12 टू 35, 12 से लेकर के 35 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उनको फंडामेंटल राइट्स की जो इंस्पिरेशन है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिए गए हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स सबसे पहली बार यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। बिल ऑफ राइट्स जो है वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को भी एक प्रेरणा मिली, और हमें भी उसी के बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से मैग्ना कार्टा भी बोल सकते हैं। एक और चीज होती है, ये लिमिटेशन की तरह काम करते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर। तो दिस एक्ट एज लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसको लिमिट करने का काम करते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि फंडामेंटल राइट्स जो है क्या वो लिमिटेशन का काम करते हैं। तो हाँ, ये लिमिटेशंस की तरह एक्ट करते हैं। इनको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। ये जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल मतलब कि आप किसी भी मतलब हमारी जो कोर्ट ऑफ लॉज है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन दोनों में आप जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड अगेन हम जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हमें ये जस्टिशिएबल होते हैं, मतलब हम इनको एनफोर्स करा सकते हैं। फिर फंडामेंटल राइट जो है गारंटीड होते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि ये इतने राइट्स कम से कम हमको मिलेंगे, इतने अधिकार जो है हमें गारंटी करके दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ये सभी सिटीजन्स को मिलते हैं। पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स इंडियन सिटीजन्स की बात की जा रही है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सिटीजन्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन फंडामेंटल राइट्स को ग्रांट करते वक्त। हाँ, कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है बिटवीन इंडियंस एंड एलियंस हो सकता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से राइट्स केवल इंडियंस के लिए एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से राइट्स जो है वो एलियंस और इंडियंस दोनों को मिलेंगे। तो इस चीज़ का भी हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर सम टाइम। नाउ अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वालिटी जो है अपहोल्ड होती है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी है वो मेंटेन की जाती है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट साथ साथ यूनिटी ऑफ नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो इनसे डायरेक्टली हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलती है, क्योंकि ये हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमें बहुत सारे ऐसे अधिकार प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सीधे सीधे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है लोगों तक। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो है कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल। मतलब कि जो एक ऐसा रजीम होता है जहाँ पर एक हिटलर टाइप का जो रजीम है होता है, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक डिस्पोटिक या फिर जो है पूर्णवादी जो एक सरकार होती है, उससे हमें जो है छुटकारा दिलाते हैं, मोनार्की नहीं होने देते, और हमें जो है हमारी लिबर्टीज को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वेजन बाय स्टेट। इन्वेजन का मतलब है कि हमारे जो अधिकार हैं जिनको स्टेट टेक अवे करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर ये लिमिटेशन का काम करते हैं। तो प्लीज ये जो वर्ड है लिमिटेशन, ये कीवर्ड है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, लिमिटेशन देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये लिमिटेशन की तरह एक्ट करते हैं ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर।
एक तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर ये लिमिटेशन करते हैं। दूसरी चीज़ जुडिशियल रिव्यू होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता है, तो जुडिशियल रिव्यू होने के कारण जो आर्बिट्रेरी लॉ है, मन मर्जी से, मतलब अगर कोई गलत लॉ बना के हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जाए तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन ये ग्रांट करते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ कि ये जो है एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ सेटअप करते हैं, मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अधिकारों के बेस पर बनी हुई होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि रूल्स पर बनी है, और एक ऐसी गवर्नमेंट से हमें प्रोटेक्शन देते हैं जो कि केवल लोगों के द्वारा बनाई गई हो। तो ये एक लॉ बेस्ड जो है गवर्नेंस एस्टैब्लिश करते हैं, लॉ बेस्ड सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं। और एक जो टोटलिटेरियन रजीम होता है, जो एक मतलब आप देखते हैं जैसे कि कोई मोनार्की हो या फिर एक एब्सोल्यूट जो रजीम होता है, एब्सोल्यूट पावर, उसको कर्ब करते हैं। इनको फंडामेंटल राइट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गारंटीड हैं। इतने अधिकार मिनिमम हमें गारंटी किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इनको जो है प्रोटेक्शन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इंडिया में जैसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या चीज़ सर्वोपरि है, तो वहाँ पे हमारे लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोवरेन है। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सोवरेन की तरह काम करता है, और क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सोवरेन या सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार हमें दिए गए हैं गारंटीड, ये जो है हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये एक और कॉन्स्टिट्यूशन जो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होती है, तो ये जो बेसिक लॉ ऑफ लैंड है उसने हमें गारंटी किया है कि इतने अधिकार मिलेंगे ही, और ये हमें प्रोटेक्ट किया, ये हमें हमारे मतलब जो अधिकार हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, इनको कोई हमसे छीन नहीं सकता। हाँ, इनके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस की जा सकती है, बट इनको कोई छीन नहीं सकता है। फिर फंडामेंटल ये इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि ये जो है एक व्यक्ति के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति का अगर मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कम से कम ये मिनिमम जो है राइट्स गारंटीड होने चाहिए, मिनिमम उसके पास कुछ अधिकार होने चाहिए, और यही अधिकार किसी भी व्यक्ति का पूर्ण डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। ओवरऑल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे। कौन कौन से थे? राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। दूसरा राइट टू फ्रीडम है। राइट टू इक्वालिटी आज हम करेंगे कंप्लीट। राइट टू फ्रीडम कल देखना है हमें। तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिए गए हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें दिया था आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। फिर हमारे पास है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि 29 एंड 30 में आते हैं। फिर एक और राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में आता था। अब इसको डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में से। ये जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया है इन द ईयर 1978। 1978 तक हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। टुडे वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। कानूनन हमें हक है कि हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बट ये फंडामेंटल नहीं है। मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनी जा सकती है, हमें कोई मूलभूत अधिकार नहीं है ये रखने का, मतलब प्रॉपर्टी रखने का। तो राइट टू प्रॉपर्टी अंटिल 1978 वाज अ फंडामेंटल राइट। टुडे इट इज़ अ लीगल राइट। तो ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, बट ये फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार नहीं है। और इसको अब प्लेस किया गया है आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 12 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हमारा जो 7th फंडामेंटल राइट जो दिया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रेजेंटली जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से आता है। यहाँ से हमें रिट जुरिस्डिक्शन मिलती है, और यहीं से हमारा जो है आपकी जो मतलब आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। अब क्या क्या फीचर्स हैं? तो कुछ फंडामेंटल राइट जो है केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में भी देखा था कि कुछ अधिकार केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी के लिए होंगे, मतलब फॉर एलियंस प्लस सिटीजन्स दोनों के लिए अधिकार होंगे।
कुछ वो भी हैं और कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। दूसरा जो फीचर है फंडामेंटल का राइट का वो ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये क्वालिफाइड होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब कि पूर्णतः ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ऐसे अधिकारों को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। बट फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, ये क्वालिफाइड होते हैं। क्वालिफाइड इन द सेंस कि ये हमें जो है एक हद तक मिलेंगे, बियॉन्ड ए पॉइंट इनको मतलब इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ देश हित में या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बट ऐसी रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहां से भी जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट के पास आती है। स्टेट नो डाउट मतलब कि स्टेट जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर होगा। तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव नो डाउट हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्ब कर सकता है, उनका जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। बट ये रेस्ट्रिक्शंस जो है जस्टिफाइबल हैं या नहीं, या ये सही है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक बैलेंस बनता है इंडिविजुअल राइट्स के बीच में और सोसाइटियल राइट्स के बीच में। क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स को आप बहुत ज़्यादा अगर फ्रीडम दे देते हैं, इससे कभी कभी जो है सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये एक बैलेंस का काम करती हैं बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल राइट्स। और इसीलिए जो है हमारा ये रेस्ट्रिक्शंस हमारी फंडामेंटल राइट्स पे इम्पोज किए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई द फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या करती हैं। तो वो एक बैलेंस बनाती हैं सोशल सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये सारे जो अधिकार हैं जितने भी हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हमें आर्बिट्रेरी एक्शन अगेंस्ट स्टेट के लिए मिलते हैं। मतलब कि स्टेट का जो एक्शन है उसके लिए अवेलेबल होते हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हमें अवेलेबल हैं। बट कुछ फंडामेंटल राइट हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए अगेंस्ट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो है हमें स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ मिलेगा। यूजुअली क्या होते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट की पावर को कर्व करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसका मतलब वो केवल हमें स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होंगे। अब स्टेट की डेफिनेशन में क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट हम किसको कंसिडर करते हैं। फिर और फर्दर अगर हम जाएं फीचर्स की बात करें तो कुछ फंडामेंटल राइट नेगेटिव होते हैं, मतलब कि वो कुछ चीज़ों को मना करते हैं। जैसे कि वो हमारी जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको लिमिट करते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट पॉजिटिव नेचर के होते हैं, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है। जबकि कुछ जो है प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक पॉजिटिव राइट है। तो कुछ राइट्स हमारे पास नेगेटिव होते हैं और कुछ राइट्स हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि ये जस्टिशिएबल होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, जस्टिशिएबल का मतलब है कि हम इनको जो है एनफोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं और बाई कोर्ट इनको जो है मनवा सकते हैं। बाई कोर्ट हम इनको एनफोर्स करवा सकते हैं। तो हम जो है इनको बाई कोर्ट क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं। इसीलिए इनको हम जस्टिशिएबल राइट बोलते हैं। तो कोर्ट जो है इंटरवीन करेगा और कोर्ट हमारे राइट्स को एनफोर्स करवाएगा अगर इनका वायलेशन होता है। अगर ये राइट्स हमें, ये अधिकार हमें नहीं मिलते हैं या इन अधिकारों का हनन किया जाता है किसी के द्वारा, तो हम अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है ये डिफेंडेड हैं, मतलब कि ये इनको डिफेंड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और गारंटी किया गया है, और इनका डिफेंडर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो एक बार एक ये क्वेश्चन भी आया था आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कि हु इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट या हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको गार्ड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटर और डिफेंडर है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। एक अग्रीव्ड पर्सन मतलब कि जिसके राइट्स का की हनन हुआ हो या अधिकारों को छीना गया हो, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है
और अपील या फिर जो है उसको अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वरना आपको पता होगा कि यूजुअली जो जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है जहां पर हम अपील के थ्रू माध्यम से जाते हैं, हम हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करके तब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बट फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होते, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त हमें मिलेंगे। कभी कभी जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में इनको कर्टेल किया जा सकता है, या फिर ये परमानेंट नहीं होते, मतलब इन सम टेम्परेरी पीरियड इनको बीच बीच में रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट इनको कर्टेल कर सकता है, पार्लियामेंट इनको थोड़ा कम कर सकता है या इवन रिपील कर सकता है। जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी देखा कि उसको पार्लियामेंट के द्वारा रिपील किया गया था। बट ऐसा जो रिपील करना या फिर कर्टेल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पार्ट 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और ये जो राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इसलिए अगर इनको रिपील किया जा रहा है, मतलब या तो इनको हटाया जा रहा है या फिर अगर कम किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना पड़ेगा या अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो है कर्टेल किए जा सकते हैं या रिपील किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू इनको हम रिपील या कर्टेल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, केशवानंद भारती केस ने ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि कुछ भी हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर रहे हैं तो उससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पर एक अलग लेक्चर बनेगा जिससे आप देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट फीचर है जो फंडामेंटल राइट्स का, वो है कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अभी हमने देखा था कि ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होते, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्रिवेल करेंगे, परमानेंट नहीं होते हैं। इनको टेम्पररी बेसिस पर जो है सस्पेंड किया जा सकता है, और इवन इनको रिपील भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो इनको जो है इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20, 21 हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से डील करते हैं। ये जो दो आर्टिकल हैं, ये कोई हमसे जो है इवन इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीन सकता। बाकी जो सारे आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी दो ही ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाती है, या तो कोई एक्सटर्नल वॉर होगा उस ग्राउंड पर, या फिर जो है इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन हुआ है तब जो है लगाई जा सकती है। अदरवाइज इंटरनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर नहीं की जा सकती। तो इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन या रिबेलियन की सिचुएशन एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन होती है कंट्री के लिए, उस दौरान जो अगर हम सारे राइट्स देते हैं, तो कभी कभी स्पेशली अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं तो वो जो है डिफिकल्ट हो सकती है। बट इवन आर्टिकल 19 जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो केवल जो है एक्सटर्नल वॉर के दौरान ही कर्टेल किया जा सकता है। इवन आर्म्ड रिबेलियन के दौरान भी इसको कर्टेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा फीचर है फंडामेंटल राइट का, कि इनका जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कि ये जो फंक्शनिंग है फंडामेंटल राइट की, ये इनको लिमिट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A क्या कहता है कि कुछ लॉज को जो है सेव किया गया है, मतलब हमारा जो शेड्यूल 9th है, 9th शेड्यूल में कुछ लॉज को डाला गया है। जो 9th शेड्यूल की लॉज थी उनको जो है 31A और 31B, इसमें 31B में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, और जो स्टेट वाली लॉ थी वो जो है फंडामेंटल राइट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जो 9th शेड्यूल और 31A और 31B बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिमिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर्स हैं, या फिर पुलिस फोर्स के मेंबर्स हैं, या इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई ऐसी सिमिलर एजेंसी, जैसे कोई भी ऐसी एजेंसी जो कि इसी लाइंस पे काम करती हो, तो उनको सारे फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं। उनके राइट रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, या इवन उनके राइट एब्रोगेट मतलब छीने जा सकते हैं बाई पार्लियामेंट। ये हमें आर्टिकल 33 में दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे फंडामेंटल राइट्स के।
अब नेक्स्ट आपका जो फीचर है फंडामेंटल राइट का वो ये है कि एप्लीकेशन फंडामेंटल राइट का रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उन एरियाज में जहां पर कोई मार्शल लॉ हो, जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट, अफसा की हमने काफ़ी बार बात सुनी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी टाइम तक लागू की जाती है। तो अगर ये एक्ट लगी हुई है या कोई मार्शल लॉ लगी हुई है तो उस वक्त जो है इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब है कोई मिलिट्री रूल या कोई ऐसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई हमने जो है स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, तो उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। ये नेशनल इमरजेंसी से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे जिसमें आर्टिकल 144 धारा जो लगती है, जहाँ पर असेंबली जो है लोगों की अलाउड नहीं होती या फिर लोगों को जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तब भी जो है आपको सारे फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जो राइट्स हैं ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, मतलब कि ये एनफोर्सेबल हैं अपने आप, मतलब लिखे होने की वजह से इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। बट कुछ फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 17 का जो आपका फंडामेंटल राइट है, जहाँ पर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको इफेक्ट देने के लिए हमें स्पेशल लॉ बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सिविल प्रोटेक्शन राइट, ये हमारा जो है बनाया गया है आर्टिकल 17 को एनफोर्स करने के लिए। तो इसी तरह से कुछ ऐसे राइट्स, ज़्यादातर जो राइट्स हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, मतलब वो अपने आप स्वतः ही मिल जाते हैं, उनको देने के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आर्टिकल 17 का, ये जो है इनको तभी एनफोर्स किया जा सकता है जब इनके ऊपर कोई स्पेशल लॉ बनाई जाए इनको एनफोर्स करने के लिए। अब आर्टिकल 12 पे आते हैं। हमारे आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले मैं आर्टिकल 12 आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद हम जो है इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अगर आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे जो है गुजारिश होगी कि आप अगर हो सके तो पीएम बख्शी की या किसी और की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी ले लें, और जब आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो एक बार आप बुक में जाके दोबारा पढ़ के देखें कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है। आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, उसके बाद क्या उसमें लिखा हुआ है तो ये तो हम समझ लेंगे। तो आर्टिकल में लिखा हुआ है इन दिस पार्ट, मतलब कि पार्ट 3, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के लिए। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislatures of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। तो इसमें कहा गया है कि जब तक इस पार्ट के लिए और जब तक कोई और प्रोविजन ना दिया गया हो, तब तक फंडामेंटल राइट जो है स्टेट के ऊपर जो है हमने देखा था एग्जीक्यूटिव एक्शन को लिमिट करते हैं। तो स्टेट यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट में तीनों ब्रांचेस आएंगी, एग्जीक्यूटिव और दोनों ब्रांचेस आएंगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच यूनियन गवर्नमेंट की। इसके अगेंस्ट ये हमारा जो है स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। तो फंडामेंटल राइट जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। दूसरा जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है वो है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच, ये दोनों ब्रांच भी हमारे स्टेट में आएंगी। तीसरा हमने देखा सारी लोकल अथॉरिटीज, जैसे म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट या इस तरह की कोई भी अथॉरिटी बनाई गई है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, तो वो भी जो है स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद सारी ऐसी अथॉरिटीज जो स्टैचूटरी हो, मतलब कि किसी लॉ के द्वारा बनाई गई हो, या नॉन स्टैचूटरी हो, मतलब कि या फिर वो गवर्नमेंटल कंट्रोल के अंदर हो, तो वो भी जो है हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी, जैसे LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है इस पार्ट के लिए। पूरे हम जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे, फंडामेंटल राइट के लिए एक बहुत वाइड डेफिनेशन दी गई है स्टेट की,
और इसमें सभी एजेंसीज स्टेट की इंक्लूड की गई हैं। तो फंडामेंटल राइट हमें स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट मिलते हैं। सभी एजेंसीज जो स्टेट की हैं उसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं और इनके खिलाफ हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में ये भी कहा है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी या कोई भी एजेंसी अगर स्टेट का काम कर रही है तो वो भी स्टेट के परव्यू में फॉल करेगी अंडर आर्टिकल 12। किसी भी चीज़ को अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस है या कोई भी जो है पब्लिक काम कर रहा है, एजेंसी की तरह काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपना आधार कार्ड की बात करें तो बीच में जो है एजेंसीज की मदद ली थी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड्स को बनाने के लिए, तो ये प्राइवेट एजेंसीज थी। क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम कर रही हैं और गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो ये भी जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर स्टेट के अंदर आएंगी अंडर आर्टिकल 12, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 बताता है कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा। तो लॉज इनकंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो इसका मतलब ये हुआ पार्ट 1, ये क्लॉज 1 आर्टिकल 13 का ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं चलता, या फिर हमारे यहाँ आर्टिकल 13 से हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर मिल रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत हम जो है जुडिशरी में जा सकते हैं, वहाँ से रिट्स मिलती हैं हमें। और आर्टिकल 13 में इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है, मतलब कि जुडिशरी जो है किसी भी लॉ को चेक कर सकती है। जो सारी लॉज जो इंडिया के अंदर थी, मतलब कि जो ब्रिटिश लॉज थी जो कि ऑलरेडी वर्क कर रही थी इंडिया के अंदर, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट हैं, अगर कहीं पे भी वो हमारे जो राइट्स हैं उनको कर्टेल करती हैं, तो उनको जो है कर्टेल किया जा सकता है, उनको वाइड किया जा सकता है। तो अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं हमारे फंडामेंटल राइट से तो उनको जो है वाइड किया जाएगा। वाइड मतलब उनको अप्लाई नहीं होने दिया जाएगा, वो ख़त्म मानी जाएंगी, खारिज मानी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन प्रोवाइड करता है उन लॉज के लिए जो ऑलरेडी जो है फंक्शनिंग कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त, मतलब कि ब्रिटिश लॉज की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर हमारा जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो हमारा जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे जो है राइट्स को ले जाए, खत्म कर दे। एंड द लॉज मेड इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई भी ऐसी लॉ बनाई गई है जो कि कॉन्ट्रा मतलब जो इस पावर के मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है, मे शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वी वॉइड। तो जितना मतलब अलग गई है, जितना भी डिफर करती है, मान लीजिए एक लॉ में 5 क्लॉजेस हैं, उन 5 क्लॉज में से एक क्लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो बस ये जो एक क्लॉज होगा ये हटा दिया जाएगा, इस क्लॉज को रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो भी इनकंसिस्टेंसी है, जो भी कॉन्ट्रावेंशन है, वो सारा जो है आपका वॉइड माना जाएगा, बाकी जो है लॉ वो जो है हमारी वैलिड रहेगी। ये प्री 13(1) जो है प्री इंडिपेंडेंस लॉज की बात कर रहा है और 13(2) जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ की बात कर रहा है। कोई नई लॉ बनाई जाती है तो वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करेगी। कोई पुरानी लॉ है और अगर वो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से, तो जो भी इनकंसिस्टेंसी होगी वो वॉइड मानी जाएगी, वो खत्म मानी जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसाइड कौन करेगा कि खत्म है या नहीं। तो यहाँ पे ये डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट ले सकती है अंडर आर्टिकल 226। तो ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये आर्टिकल 13 से आता है और जो पावर कन्फर की गई है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दी गई है कि वो दोनों कोर्ट्स जो है किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती हैं, इनवैलिडेट कर सकती हैं क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट का या फिर कोई इनकंसिस्टेंसी है फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 2 का आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? सब क्लॉज 3 बताता है कि लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो उसमें कहा गया आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 का कहता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ए law includes any ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. पार्ट बी कहता है laws in force include laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all और इन पर्टिकुलर एरियाज। तो यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं। आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 3 है वो दो चीज़ें कहता है। पहली चीज़ वो बताता है कि लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, जो हम लॉ बना रहे हैं, जो हमारी लॉज बन रही हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसमें पहली चीज़ आएगी परमानेंट लॉज, जो कि हमारे पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने एनेक्ट की हैं। दूसरी चीज़ टेम्परेरी, परमानेंट लॉ मतलब कोई एक पर्टिकुलर लॉ बना करके एनेक्ट करके दे दी गई, तो ये परमानेंट लॉ हो गई। टेम्पररी लॉ जैसे कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस आपको पता है कि 6 महीने तक के लिए वैलिड रहता है, तो इवन ऑर्डिनेंस को भी हम लॉ की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ऑर्डिनेंस भी जो है, ऑर्डिनेंस के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो कोई ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर ने इश्यू किया हो उसके ऊपर भी जो है ये रिव्यू किया जाएगा कि वो इनकंसिस्टेंट या कॉन्ट्रवेंशन में नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। या कोई भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है लॉ की कैटेगरी में आती हैं अंडर आर्टिकल 13। फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, कुछ ऐसे सोर्स हैं जो नॉन लेजिस्लेटिव हैं जैसे कि कस्टम और यूसेज, जो लॉ जैसे एक्ट करते हैं, जिनके पास लॉ जैसी फोर्स है, इवन ये भी लॉ की कैटेगरी में आएंगी अंडर आर्टिकल 13। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला वाला जो इशू था वो एक कस्टम था। कस्टम जो है वो फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है, तो इसीलिए उसको जो है इनकंसिस्टेंट माना गया अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ भी जो है हमारी लॉ की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब लेजिस्लेशन जो है ये लेजिस्लेशन बल्कि इवन कस्टम वगैरह जो है चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स ऑफ लॉ, कोर्ट में, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और इसीलिए उस कस्टम या यूसेज को भी हम वॉइड करार, मतलब सुप्रीम कोर्ट वॉइड करार दे सकती है। उसके बाद आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। एक और चीज जो कही जाती है आर्टिकल 13 का पार्ट 4 अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो है 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है डाला गया है, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के द्वारा 13 का क्लॉज 4 डाला गया है। तो क्लॉज 4 कहता है कि आर्टिकल 13 मतलब जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो फोर्स है, जो लॉ की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी, परमानेंट, टेम्परेरी लॉज, कस्टम्स, यूसेज, ये सारी बातें की जा रही हैं। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ की कैटेगरी में ट्रीट नहीं की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में। ठीक है, तो क्लॉज 4 में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
बट इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशवानंद भारती केस जो अगेन 1972 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके फाइन, ये जो है लॉ नहीं है, बट इसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है ऑन द ग्राउंड कि वो फंडामेंटल राइट अगर बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो हम चैलेंज कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई भी आपने फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर आपने उसको हटाया तो अगेन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटाया तो भी उसको जो है इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है चैलेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है। और यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट की भी बात कर रहे हैं। अगर कोई फंडामेंटल राइट जैसे कि राइट टू फ्रीडम, ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो राइट टू फ्रीडम जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी ग्रांट करता है। तो अब आर्टिकल 14 एक बार पढ़ के देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो चीजें की बात की गई है। एक तो कहा गया है कि इक्वालिटी होगी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है प्रिंसिपल कहा गया है। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है कि न केवल सबको लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा बल्कि सबको जो है इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इससे हम क्या समझते हैं, इस चीज़ को आप समझेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। तो देखिए आर्टिकल 14 का कहना है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं जो है डिनाई करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 14 है ये सभी पर्सन्स को मिलता है, मतलब सिटीजन्स और एलियंस दोनों को ये आर्टिकल जो है ग्रांट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो वर्ड पर्सन है, पर्सन की जो हमने बात की है, तो पर्सन में लीगल पर्सन्स भी इंक्लूड होंगे। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई कंपनी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी या कोई लीगल पर्सन होगा तो उसको भी ये लॉ जो है ये जो राइट टू इक्वालिटी है इसका प्रोटेक्शन ग्रांट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब कॉन्सेप्ट जो है हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन से आता है। ब्रिटिश एक ज्यूरिस्ट थे डाइसी, उन्होंने ये और जो है हमारा कॉन्सेप्ट दिया है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात करें तो ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट लिया गया है। अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, इसका मतलब ये है, इसके 3 फीचर्स होते हैं, ए, बी और सी। ए फीचर कहता है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं ग्रांट किया जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट का दूसरा जो फीचर है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, वो ये है कि सभी लोगों को जो है ऑर्डिनरी लॉज इक्वली उनके ऊपर अप्लाई की जाएंगी। जो भी हमारी ऑर्डिनरी लॉज हैं वो सब लोगों के पास के ऊपर इक्वली जो है ग्रांट की जाएंगी, इक्वली उनके ऊपर अप्लाई की जाएंगी। और तीसरा है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं माना जाएगा। तो लॉ की निगाहों में सब बराबर होंगे, लॉ सबके ऊपर बराबर पड़ेंगी, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज जो है नहीं मिलेगा। इसको बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट जो होगा सबका इक्वल होगा, इक्वल सर्कमस्टांसेस में जो है इक्वल ट्रीटमेंट होगा लोगों का। कंफर्ट्स और प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज जो भी लॉज के द्वारा इम्पोज किए गए हैं वो सबको इक्वली ग्रांट किए जाएंगे। इसी तरह से दूसरी जो फीचर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, उसका ये कहना है कि जो सेम लॉ है उसका सिमिलर एप्लीकेशन होगा उन सभी लोगों के लिए जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो डिसिमिलर सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनके बीच में हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, बट सिमिलर अगर कोई सिचुएशन में है तो उनके ऊपर हमें सिमिलर लॉ को हमें सिमिलर बेसिस पर अप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम डिस्क्रिमिनेशन जो है
जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिजर्वेशन किया जाता है, रिजर्वेशन अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि यहाँ पर हम जो लॉज अप्लाई कर रहे हैं वो सिमिलर लोगों के लिए सिमिलर लॉ अप्लाई होती है। डिसिमिलर लोगों के बीच में हम रीजनेबल जो डिस्टिंक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक को एक जैसा, जो दो सिमिलर चीजें हैं उनको हमें लाइक ट्रीट करना होगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अलाइक को आप मतलब जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग को हम डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं, बट सिमिलर कैटेगरी के लोगों को सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर इक्वल्स और इक्वल्स हैं उनको अगर अलग अलग ट्रीट किया जाए तो आर्टिकल 14 जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। आर्टिकल 14 अप्लाई होगा अगर इक्वल्स को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, तो इक्वल्स को हम अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 के तहत हम क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि हम क्लासेस क्रिएट नहीं कर सकते कि रिच क्लास के लिए एक लॉ अप्लाई होगी, पुअर के लिए एक लॉ अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है। बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है लोगों के बीच में, जैसे कि जो एक रिजर्व्ड कम्युनिटी है तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गई, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कुछ लोगों को स्पेशल जो है उनको प्रोटेक्शन दिए जा सकते हैं। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 14 का कहना है। तो क्लासिफिकेशन जो रीजनेबल है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, मन मर्जी से आप जो है लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए जो लोगों को के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे। एक क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल होनी चाहिए, डिफरेंशियल और सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शंस होने चाहिए, मतलब कि डिस्टिंक्शन जो है प्रॉपर होने चाहिए, डिफरेंसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ उनका जो स्टेटस है, जैसे मतलब अगर उनका वल्नरेबल सेक्शन है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी का जो स्टेटस है इस बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बाकी जो है किसी के मनी के बेसिस पर या फिर किसी के जो है किसी की नोबिलिटी के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो इस तरह से अगर हम आर्टिकल इसकी बात करें 14 की बात करें तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है कि मतलब जो रूल चलेगा वो लॉ का रूल होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक पार्ट है रूल ऑफ लॉ का। गाइस हम डिस्कशन कर रहे थे रूल ऑफ लॉ का, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट था एज ए कॉन्सेप्ट ये एवी डाइसी जी के द्वारा जो है प्रपाउंड किया गया है, जो कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, ब्रिटेन के जो है एक बहुत बड़े लॉयर थे, जज थे, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को निकाला था। तो उन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए या तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट होता है रूल ऑफ लॉ का कि आर्बिट्ररी पावर जो है एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब कि किसी की भी मर्जी से कोई पनिशमेंट ना मिले। किसी भी व्यक्ति को अगर पनिश किया जा रहा है तो किसी लॉ के ब्रेक करने पर ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, किसी के विम्स एंड फैंसीज की वजह से या किसी की मर्जी की वजह से या फिर किसी के मन की किसी का मन कर दिया तो इस वजह से किसी को पनिशमेंट ना मिले। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो ऑफ कोर्स उसको पनिशमेंट का अधिकार है, अदरवाइज उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये पहला एस्पेक्ट है रूल ऑफ लॉ का। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है रूल ऑफ लॉ का वो ये है कि सभी लोग लॉ की नज़रों में इक्वल होंगे, मतलब सभी सिटीजन्स चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हाई हो या लो हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, सबके लिए जो लॉज होंगी या सबके लिए जो कानून होगा वो समान होगा। सबको समान तरीके से कानून का पालन करना पड़ेगा, और इन सभी कानून का जो कानून को जो इन्फोर्स कराएगी वो कोर्ट्स कराएंगी, या हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो इन कानूनों को एनफोर्स करेगी। फिर नेक्स्ट जो थर्ड कॉन्सेप्ट होता है, तो ये हमारे ब्रिटेन की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे आपको पता होगा ब्रिटेन एक मोनोपोलिस्ट नेशन था, मोनोपोली थी, वहाँ पे राजा हुआ करते थे। अब ये जो राजा थे इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा सिविल लिबर्टीज़ की वजह से दबाव पड़ा था। तो मैग्ना कार्टा साइन करने के बाद राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोगों को अपनी पावर जो है सौंपी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की वहाँ क्रिएट हुई थी ब्रिटेन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि
जो लोग हैं, लोगों ने डिमांड की राइट्स की, और इस वजह से फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन हुआ था। बाय द वे, एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि ब्रिटेन के अंदर भारत की तरह एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे एज सच कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लॉज जो है सारी मिलकर के वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं। तो ब्रिटेन के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे जो राइट्स आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आते हैं। तो सॉरी, राइट्स जो आते हैं वो लोगों की वजह से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं आते, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसीलिए जो प्राइमेसी ऑफ राइट्स का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जो हक हैं, व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और उसकी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, मतलब लोगों के अधिकारों, लोगों ने अपने अधिकार मांगे और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में फॉर्म किया गया है। तो रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ कहता है कि लोगों के जो अधिकार हैं वो मौलिक हैं, लोगों के जो अधिकार हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और अधिकारों की वजह से, लोगों के अधिकारों की वजह से, लोगों के अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जैसे कि हमने पहले देखा था, शुरुआत में हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि ये लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि ये जो है टिरनी को लिमिट करते हैं। ये जो हमारे जो मोनार्क है उसकी टिरनी को, उसकी जो उसका जो पावर है उसको लिमिट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये वहाँ पे ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट में राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ फॉर्म हुआ है। तो ये जो है प्राइमेसी ऑफ राइट, यहाँ पे राइट्स को महत्वता दी गई है, राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, ये चीज़ जो है रूल ऑफ लॉ कहती है। इसी वजह से प्राइमेसी मतलब जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको एक काफ़ी बड़ा महत्व दिया जाता है। अब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ में फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट हमने देखा था, जहाँ पे हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की, और जो ये हमारा जो है सेकंड एलिमेंट था, और फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट में हमने देखा था कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं है। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से हमने देखा था कि रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर ये दो एलिमेंट्स, जहाँ पे लैक ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दो चीज़ें जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल हैं, बट प्राइमेसी ऑफ राइट्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले फ्रेम हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल्स के राइट्स आते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था इंडिया के जो हमारा आर्टिकल 13 है, वहाँ पर हमने देखा है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको अगर एनफोर्स नहीं किया गया, या फिर कोई भी लॉ हमारे राइट्स को एब्रिज करती है या एब्रोगेट करती है, या फिर इनकंसिस्टेंट है कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स वाले राइट्स से, तो उसको जो है जुडिशरी खत्म मतलब उस लॉ के उस पार्ट को जो है हटा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे राइट्स जो है पहले नहीं आए हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है, उसके बाद हमारे राइट्स आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे राइट्स निकलते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राइमेसी ऑफ राइट्स नहीं है, प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इन सभी चीज़ों में से, जैसे कभी कभी यूपीएससी में एक दो बार शायद 2014 में ये क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ दीज, उसमें विच ऑफ दीज आर पावरफुल और या सुप्रीम इन इंडिया। उसमें पार्लियामेंट दिया हुआ था, फिर उसमें जो है प्रेसिडेंट दिया हुआ था, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ था। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है। इंडिया के अंदर सारे बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती हैं। तो प्राइमेसी ऑफ राइट्स नहीं है इंडिया के अंदर, प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में निहित है, ये इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है इंडिया का। अच्छा, बेसिक फीचर का लेसन आज आपको मिल जाएगा, आज शाम तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि कल जैसे हमने देखा था कि केशवानंद भारती जी की का देहांत हुआ था, और केशवानंद भारती जी ने का जो केस था वहीं से बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ केशवानंद भारती केस को भी डिस्कस करेंगे आज हमारे इवनिंग लेक्चर में। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 14 में जो हमारा बात की हमने रूल ऑफ लॉ की, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है तब भी आर्टिकल 14 को हटाया नहीं जा सकता। ये जो दो फीचर्स हैं जहाँ पर हमने बात की है कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, और इन दोनों को किसी भी अमेंडमेंट से चेंज नहीं किया जा सकता है। अब
कुछ एक्सेप्शंस हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ में। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि सभी राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं होते, इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पहली चीज़, और कुछ केसेस में इनको जो है अप्लाई इनको एक्सेप्शंस ग्रांट की जाती हैं। तो इक्वालिटी की जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस ग्रांट की गई हैं, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और बाकी एक्सेप्शंस हैं जिनको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं या किसी स्टेट के गवर्नर हैं, अगर ये जो है अपने पद पे हैं तो इनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, मतलब कि इनको राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम क्लेम नहीं कर सकते कि राइट टू इक्वालिटी की वजह से इनके ऊपर कुछ कार्यवाही की जाए। ये जो इम्यूनिटीज़ हैं इनको आर्टिकल 361 में दी गई हैं। पहली इम्यूनिटी ये है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होते अगर इन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है जो इनकी पावर या ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस के अंदर में आता है। मतलब कि कहीं पर भी इन्होंने सिग्नेचर किया, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे इनके सिग्नेचर है, या फिर इनका कोई भी ऑफिशियल वर्क हुआ है, तो उसके लिए इनसे जो है कोर्ट में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती या इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपने जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ये पहली जो है एक्सेप्शन है इक्वालिटी के लिए। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं या फिर हमारे किसी भी स्टेट के गवर्नर हैं, जब तक ये अपनी ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, जितने दिन ये अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उस वक्त के दौरान इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं या फिर इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जा सकती है। मतलब कि यहाँ पे जो है देखिए, व्यक्ति की गरिमा नहीं है, यहाँ पे पद की गरिमा को बनाने के लिए ये कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस होगा तो वो तब तक किसी भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर नहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा, उनके ऊपर तब तक नहीं लागू किया जाएगा जब तक वो उस पद पर हैं। अगर आपको कोई इस तरह का केस बनाना है तो यहाँ पे एक इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। इम्पीच करके तब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को डिसमिस करके तब उनके ऊपर इस तरह के केसेस लगाए जा सकते हैं। एज लॉन्ग एज वो इस पद पे हैं तब तक उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी या कोई भी क्रिमिनल जो चार्ज है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। एक बार वो अपने पद को छोड़ देते हैं उसके बाद उनके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगाई जा सकती हैं या कंटिन्यू की जा सकती हैं। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है जो कि राइट टू इक्वालिटी का एक्सेप्शन है, वो ये है कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट या फिर किसी भी स्टेट के गवर्नर, उनको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक वो अपने पद पे हैं। अगेन वही पहले वाला ही हमारा जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले वाली लॉजिक लगेगी कि पद की गरिमा होती है, इसी वजह से हमारे राष्ट्रपति या फिर गवर्नर को इम्प्रिजन नहीं कर सकते हैं हम, या फिर उनको जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है टू राइट टू इक्वालिटी वो ये है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऊपर इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी जब तक उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए उन्होंने कोई कार्य किया हो, तो उसके लिए कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ तब तक नहीं ली जाएगी जब तक 2 महीने का वक्त उनको ना दिया जाए। नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने का, और जब तक ये नोटिस की डिलीवरी उनको नहीं की जाती है तब तक उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। मतलब नोटिस देने के बाद 2 महीने का वक्त देना होगा उनको रिप्लाई करने के लिए, उसके बाद ही उनके ऊपर कोई सिविल चार्ज लगाया जा सकता है। तो क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, कोई सिविल चार्ज है जैसे प्रॉपर्टी केस हुआ या कोई और डोमेस्टिक केस है, तो उसको इंस्टीट्यूट करने के लिए उनको 2 महीने का नोटिस देना होगा जिससे कि वो अपने रिप्लाईज वगैरह फ्रेम कर सकें। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी का वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उनके ऊपर नहीं की जा सकती है अगर उन्होंने किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी हाउस के अंदर अगर कोई भी वाक्य हुआ है या फिर कुछ भी घटना घटी है, तो उसके बारे में अगर ट्रू रिपोर्टिंग की है तो इस रिपोर्टिंग की वजह से उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हाउस के बीच में मान लीजिए किसी ने कोई भाषण दिया जो कि हो सकता है कि सेडेटरी नेचर का हो, बट क्योंकि एमपीज और एमएलएस को जो है भाषण रखने की
फ्रीडम होती है, और इसको किसी न्यूज़पेपर ने ऐसा का ऐसा ही पब्लिश कर दिया है। तो अब इस पब्लिकेशन के ऊपर किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जाएगी, क्योंकि ये एक ट्रू रिपोर्ट है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स की। तो कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स चलती हैं या कुछ भी कार्य हो रहा है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या लोकसभा में, या फिर विधानसभा में या विधान परिषद में, और उसकी जो है ट्रू रिपोर्टिंग की गई है, तो उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसने वो रिपोर्ट पब्लिश की। नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल 361A है। तो हमने जो पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में जो एक्सेप्शंस देखी थी वो आर्टिकल 361 में थी। ये अमेंडमेंट्स हैं तो 361A में आएगा ये। फिर नेक्स्ट ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP मतलब राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी मेंबर, अगर वो अपने मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी वोट देता है या कोई भी भाषण देता है या कमेटी में पार्टिसिपेट करता है या किसी भी अन्य तरह का कोई अपना MP से रिलेटेड कार्य करता है, तो उस कार्य के लिए उनके ऊपर किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं लगाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 105 में ये जो है प्रिविलेज MPs को दी गई है, जिससे कि वो निडर होकर अपने बात को पार्लियामेंट के हाउस पे रख सकें। नेक्स्ट हमारा ये सेम जो हमने प्रोसीजर अभी MPs के लिए देखा था, वही प्रोसीजर MLAs के लिए है, बट हमारा आर्टिकल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो MLAs के लिए भी अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी मेंबर है, तो वो अपने विधानसभा या विधान परिषद में कोई भी वोट देते हैं या कोई भी स्पीच बोलते हैं या किसी भी कमेटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बातें रखते हैं, या किसी भी MLA से रिलेटेड कोई भी हाउस ऑफ मतलब हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में खड़े होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य के लिए उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जा सकती है। अगेन ये आर्टिकल 194 का एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 31C में दिया गया है। आर्टिकल 31C ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 से। ये आर्टिकल 31C कहता है कि कोई लॉज अगर बनाई गई है, मतलब अगर कोई कानून बनाया गया है स्टेट के द्वारा, जिससे कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि क्लॉज 1 और क्लॉज A और क्लॉज B, जो आर्टिकल 39 के क्लॉज A या क्लॉज B में दिए गए हैं, तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं। तो आर्टिकल 39 हमारा बेसिकली है क्या? आर्टिकल 39 कहता है सर्टेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। उसमें आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट इन पर्टिकुलर शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज, मतलब स्टेट जो है अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनाएगा कि सिक्योर किया जा सके। क्लॉज A में दिया गया है that citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood, मतलब कि सभी सिटीजन्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पास जो है एडिक्वेट मीन्स हो लाइवलीहुड के। अब इसको जो है इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई लॉ बनाई गई है तो उसको जो है एज एन एक्सेप्शन देखा जाएगा आर्टिकल 14 का, और उस लॉ को जो है हम कैंसिल नहीं कर सकते ये कहते हुए कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। दूसरा है आर्टिकल 39B क्लॉज B क्या कहता है? क्लॉज B कहता है कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिकेशन आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड, मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ओनरशिप या कंट्रोल है मटेरियल्स की, वो जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि कॉमन जो है हमारी सोसाइटी का सभी का भला हो। तो अब इन दोनों क्लॉजेस को अगर एनफोर्स करने के लिए किसी भी तरह की लॉ बनाई जाती है तो वो जो है आर्टिकल 14 के वायलेशन में नहीं काउंट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने जजमेंट में कहा है कि जब भी आर्टिकल 31C आता है तो आर्टिकल 14 जो है बाहर चला जाता है, आर्टिकल 14 वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर एक और चीज़ होती है फॉरेन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब कि किसी भी विदेश का कोई रूलर, एम्बेसडर, डिप्लोमेट या फिर सॉवरेन हेड, मोनार्क वगैरह अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आए हुए हैं या फिर इंडिया में स्टे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जा सकती है। इन सभी लोगों को जो फॉरेन डिग्नेटरीज होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको एक इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है और ये म्यूचुअल होती है। सभी कंट्रीज जो है एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी ग्रांट करते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है ये अगेंस्ट आर्टिकल 14 जाती है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन
वायलेशन है आर्टिकल 14 का। सिमिलरली डिप्लोमेट्स की तरह ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके सभी एम्प्लॉयज़ को, अगर कोई फॉरेनर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर एजेंसी एज एन इंस्टीट्यूट, इसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है। तो इनके ऊपर भी जो है आर्टिकल 14 एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हमारा आर्टिकल 15 जो है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 कहता है कि कुछ चीज़ों में हम प्रोहिबिट, मतलब कुछ ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। अगर आर्टिकल 15 की वर्डिंग्स देखें तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा किसी सिटीजन के बीच में किस ग्राउंड पे कि उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि इन ग्राउंड्स पे जो है RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है किसी भी दो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब अगर आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 को हम जो है बहुत बारीकी से पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि इस क्लॉज में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। पहला शब्द है डिस्क्रिमिनेट और दूसरा शब्द है ओनली, मतलब सिर्फ इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो दो क्रूशियल वर्ड्स हैं, डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा वर्ड है ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, मतलब कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन क्रिएट करना इन ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसको हम डिस्टिंक्शन क्रिएट करने को हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, जो कि किसी को जो है एडवर्स डिस्टिंक्शन दे या फिर किसी को जो है नुकसान पहुंचाए, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन को हम इस तरह के डिस्टिंक्शन को हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। फिर ओनली जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी और ग्राउंड पे किया जाता है, मान लीजिए किसी की एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन वैलिड होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा। या फिर किसी और ग्राउंड पे मान लीजिए किसी के जो है डिसेंट पे किया जाता है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा। बस ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो ओनली कोनोट करता है या ओनली बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी और ग्राउंड पे किया जाए तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction और condition with regard to, मतलब कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड्स पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पे किसी भी डिसेबिलिटी में नहीं डाला जाएगा, या उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं लगाई जाएगी, या उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं की जाएगी, या कोई जो है उनको जो है रोका टोका नहीं जाएगा। किन चीज़ों के लिए? पहला, उनको जो है एक्सेस, अगर वो किसी शॉप में एक्सेस करते हैं या पब्लिक रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं या किसी भी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाते हैं, तो उनके ऊपर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगाई जा सकती है। मतलब कोई और रीज़न हो तो उस रीज़न से हम रोक सकते हैं, बट इन रीजंस की वजह से किसी को भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने से रोका नहीं जा सकता। दूसरा है कि द यूज़ ऑफ वेल्स, मतलब कि कोई भी अगर कोई भी मतलब वेल मतलब कुआं या फिर कोई टैंक यूज़ करता है या बेसिंग घाट यूज़ करता है, आई एम रियली सॉरी, ये जो है हमारे ऑटो करेक्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यूज़ ऑफ वेल्स हो रहा है, टैंक, बेदिंग घाट या रोड्स या फिर प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, जिसको पूर्णतः या फिर पार्टली स्टेट के फंड से मेंटेन किया गया है या फिर पब्लिक के लिए डेडिकेट किया गया है, तो भी जो है इन चीज़ों में यूज़ करने से कोई रोकथाम नहीं कर सकता। हाँ, किसी का कोई प्राइवेट कुआं है या कोई प्राइवेट टैंक है या फिर किसी ने जो है अपने घर के आगे रोड बनाया हुआ है, तो वहाँ जो है, या फिर घर के अंदर, मान लीजिए घर की जो बाउंड्रीज है उनके अंदर कोई रोड बनाया हुआ है, तब रोका जा सकता है। बट अगर कोई जनरल पब्लिक के लिए कोई रोड है या जनरल पब्लिक के लिए कोई जो है चीज़ बनाई गई है या फिर स्टेट फंड से बनाई गई है, गवर्नमेंट की जो है पैसों से बनाई गई है, टैंक, वेल या घाट या रोड या प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, तो इनमें जो है किसी को रोका नहीं जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
अब एक्सेप्शंस क्या है? इसका जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस चीज़ों में नहीं किया जाएगा और किस ग्राउंड्स पे नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 15 के क्लॉज 3, 4 और 5 ये बताते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इस रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये आर्टिकल ये जो हमने देखा, ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है कि मतलब स्टेट को परमिट किया गया है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविजन प्रावधान बनाया जा सकता है। उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए और महिलाओं की उन्नति के लिए किसी भी तरह से स्पेशली उनको जो है प्रेफरेंस दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोकल पंचायत हैं या म्यूनसिपालिटीज़ हैं, उसमें जो है उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए 33% सीट्स जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, तो ये जो है अलाउड है, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कहता है, स्टेट इज परमिटेड, क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट इज परमिटेड टू, अगर हम एग्जैक्टली पढ़ें तो लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट को परमिट किया गया है कि हम जो है किसी भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, कोई प्रावधान बना सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के एडवांसमेंट के लिए। मतलब कि जो हमारे ओबीसीज हैं, एससीज हैं या एसटीज हैं, इनके जो है एडवांसमेंट के लिए कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यहाँ पे अगेन ट्राइब्स आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रिजर्वेशन की जाती है सीट्स में उनको जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या फी कंसेशन दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes insofar as the special provisions relate to their admission to educational institutions including private institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in the clause 1 of article 30। तो ये बहुत बड़ा सा देखने में लग रहा है, अगर इसको हम समझें तो इस आर्टिकल के क्लॉज आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 का कहना है कि स्टेट को अधिकार दिया गया है, स्टेट को ये पावर दी गई है कि किसी भी तरह का स्पेशल प्रावधान बनाया जा सकता है सोशल या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए, मतलब ओबीसीज, एससी और एसटी के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है जिससे कि उनको एडमिशन दिया जा सके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो तो उसके लिए भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनको जो है रिजर्वेशन का प्रावधान दिया जा सकता है या उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। अब ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये चाहे एड इसको मिलती हो गवर्नमेंट से तब भी इसके ऊपर ये एप्लीकेबल होंगे रूल्स, और अगर वो ये अनएडेड है तब भी इसके ऊपर जो इस तरह के रिजर्वेशन रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। बस ये जो रूल्स हैं वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होंगे। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन होते, क्या होते हैं, ये हमें आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब नेक्स्ट जो आपका एक्सेप्शन है टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है, ये हमारा 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। इसमें कहा गया है कि स्टेट इज एम्पावर्ड, मतलब स्टेट में अगेन इसी तरह की लैंग्वेज है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। तो मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि एक नई कैटेगरी बनाई गई थी, इसके इनके लिए जो है स्पेशल प्रोविजन बनाने की भी अनुमति दी गई है आर्टिकल 15 में ही। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्टेट इज अलाउड टू मेक अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% सीट्स फॉर सच सेक्शंस इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन
whether aided or unaided by the state except the minority educational institution। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, स्पेशल प्रोविजन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाए गए हैं। पहला जो प्रोविजन बनाया गया है वो ये है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर 10% सीट्स जो है वो रिजर्व की जा सकती है EWS कैटेगरी के लिए। ये जो 10% सीट्स रिजर्व की गई हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमें आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में दिए गए हैं। अब ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो, दोनों तरह के जो हमारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनके अंदर हम रिजर्वेशन दे सकते हैं 10% का। दूसरा, ये जो रिजर्वेशन है ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के ऊपर होगा। और भी रिजर्वेशन एग्जिस्ट करते हैं फॉर OBC, SCs एंड STs। इनके रिजर्वेशन के बियॉन्ड जो है ये 10% रिजर्वेशन जो दिया जाएगा, ये जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं उसमें से 10% सीट्स EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे EWS कौन है, इसके लिए भी आर्टिकल में ही बताया गया है कि इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस पर्पस के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो नोटिफाई किया जाएगा स्टेट के द्वारा। स्टेट बताएगा कि कौन आता है इस डेफिनेशन में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन आता है, ये हमें गवर्नमेंट बताएगी टाइम टू टाइम जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट सेट कर सकती है। और ये जो क्राइटेरिया होगा ये फैमिली इनकम के बेसिस पर होगा, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के, उनके बेसिस पर ये क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है। अब अगर हम बात करें रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज का जो रिजर्वेशन हुआ था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, किस तरह से इनका रिजर्वेशन हुआ था, क्या हिस्ट्री है और कितना रिजर्वेशन ग्रांट किया जाता है। तो जो ओबीसी के लिए जो एक्सेप्शन है जो ग्रांट किया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो बेसिकली हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी के लिए ही रिजर्वेशन का प्रावधान था। ओबीसी का जो प्रावधान है ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के द्वारा आया है, और इसको जो है इफेक्ट देने के लिए सेंटर ने एक लॉ बनाई थी जिसका नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। तो जो प्रावधान है ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं होते हैं, इसको जो है इफेक्ट देने के लिए लॉ बनाई गई थी, और उस लॉ के तहत जो है रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया गया है। ये आर्टिकल 15(4) की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो है 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी कैंडिडेट्स को उन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग IITs एंड IIMs। अब क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और यहाँ पे रिजर्वेशन ग्रांट किया गया है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर चैलेंजेस आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, जहाँ पर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, और इसी वजह से हमारी जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट है ये भी वैलिड है। दोनों एक्ट्स को वैलिड माना गया, और सेंटर ने बस ये सुप्रीम कोर्ट ने बस ये डायरेक्ट किया था कि ये जो 27% का कोटा है इसमें से क्रीमी लेयर को अवॉइड किया जाए, मतलब क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए होगा जब भी हम ये लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो जो हमारा क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड किया जाए। तो अब क्रीमी लेयर क्या होता है, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, मतलब पुराना इन द सेंस जब से हम बात करते हैं ओबीसी में रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन की, तो तभी से जो है क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी चर्चा में रहा है। तो क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी की वो ओबीसी से बिलोंग करने वाले वो लोग हैं जो कि एक्चुअली सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। कास्ट उनकी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, पर वो पर्सनल लेवल पर सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड व्यक्ति नहीं है, उनको जो है क्रीमी लेयर कहा जाता है। अब ये क्रीमी लेयर में कुछ इंपॉर्टेंट लोग, मतलब कुछ लोग होंगे जिनके बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं। ओबीसी का जो स्टेटस है वो फादर के स्टेटस, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके स्टेटस के बेसिस पर मिलता है, यूजुअली फादर के बेसिस पर ग्रांट किया जाता है। तो किसके बच्चे, किन लोगों के बच्चे जो है ओबीसी में नहीं आएंगे, अगर क्रीमी लेयर में आते हैं या उनको जो है इसका रिजर्वेशन, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। पहली चीज, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद को ग्रहण किए हुए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी,
चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। अगर इनके ऊपर कोई व्यक्ति है तो इनके बच्चों को जो है क्रीमी लेयर में माना जाएगा और इनको ओबीसी का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होगा। दूसरा है कि कोई भी अगर ग्रुप ए का ऑफिसर है या क्लास 1 का कोई ऑफिसर है, उनके बच्चे, ग्रुप बी का ऑफिसर और क्लास 2 का जो ऑफिसर है उनके बच्चे, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में, मतलब कि यूपीएससी की सर्विसेज में हमारे ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ होते हैं और ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ग्रुप ए या ग्रुप बी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे, या फिर क्लास 1, बाकी जो पीएसयूज वगैरह होते हैं उसमें क्लास 1 ऑफिसर होते हैं और क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। अगेन क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के बच्चे, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर कोई पोस्ट को होल्ड करता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में या किसी बैंक में, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो या फिर किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में, तो उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में कर्नल की रैंक से ऊपर कोई भी अगर व्यक्ति है तो कर्नल और उसकी कर्नल की रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वो क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनके बच्चों को भी ओबीसी का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलर पोस्ट जो है इक्विवेलेंट पोस्ट नेवी में और एयरफोर्स में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ये जो सिमिलर रैंक्स हैं कर्नल और उनके ऊपर की जो भी इक्विवेलेंट रैंक्स होंगी उनको सभी को जो है क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनके बच्चों को भी इस बेनिफिट को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आर्टिस्ट हुए, कोई ऑथर हुए, कोई कंसल्टेंट हैं किसी तरह के, तो इन सभी लोगों को क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी में माना जाएगा और इनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर का बेनिफिट, ओबीसी का जो बेनिफिट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह के कारोबार में है, कोई भी शॉप है किसी का या कोई बिजनेस है या किसी की कोई इंडस्ट्री है, और तो उसको भी जो है क्रीमी लेयर में माना जाएगा। अगेन उसके बच्चों को ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होगा। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करता है किसी पर्टिकुलर लिमिट से के बियॉन्ड, जैसे 5 एकड़ या उसके बियॉन्ड जो है कोई होल्ड करता है, तो उसको भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उसके बच्चों को भी इस तरह का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होगा। या फिर कोई वैकेंट लैंड या बिल्डिंग अर्बन एरियाज में एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड होल्ड करता है, तो अगेन इनको जो है क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी में माना जाएगा और इनके बच्चों को भी ओबीसी का बेनिफिट ग्रांट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर किसी की ग्रॉस एनुअल इनकम, किसी के पिताजी की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा है, तो उनको भी जो है क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनको भी ओबीसी का बेनिफिट ग्रांट नहीं होगा। अब ये जो वेल्थ है हमारी, शुरुआत में जब ओबीसी को अनाउंस किया गया था उस वक्त जो सीलिंग थी वो 1 लाख की थी। बाद में इसको रिवाइज करके 2.5 लाख किया गया 2004 में, 4.5 लाख किया गया 2008 में, 6 लाख किया गया 2013 में और 8 लाख किया गया है 2017 में। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना, तो इसलिए ये आपके सामने डेटा बताया गया है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज एन एक्सेप्शन डी डाला गया है आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में, जिसको 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला गया था। 2019 में ये एक्ट इनैक्ट की गई थी। इसको इफेक्ट देने के लिए अगेन ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है और इस प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई लॉ बनानी पड़ेगी। तो जो है लॉ बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू किया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया गया था, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया गया था फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन्स में। तो बेनिफिट जो है इस रिजर्वेशन का केवल उन लोगों को प्रोवाइड हो सकता है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं और वो किसी और एग्जिस्टिंग स्कीम जैसे कि एससी रिजर्वेशन या एसटी रिजर्वेशन या ओबीसी रिजर्वेशन में कवर्ड नहीं है, तभी उनको जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो क्राइटेरिया है वो मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? पहली एलिजिबिलिटी है कि उनकी जो फैमिली इनकम है, फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए।
अब ये जो इनकम है इसमें सभी सोर्सेज की इनकम इंक्लूड की जाएगी, जैसे कि सैलरी हो गई, एग्रीकल्चर हुआ, बिजनेस हुआ, प्रोफेशन हुआ। एक व्यक्ति अगर अलग अलग चीज़ों को होल्ड करता है, एग्रीकल्चर से भी उनकी कुछ इनकम है, सैलरी से है, बिजनेस से है और प्रोफेशन से, तो इन सभी सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड करके अगर वो सारी इनकम जो है 8 लाख से कम आती है एक साल की, तभी उनको जो है इस बेनिफिट को ग्राउंड किया जाएगा। जिस भी साल वो एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम को काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। दूसरा जो क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का वो ये है कि उनकी फैमिली जो है किसी भी तरह का एसेट जो अभी नीचे दी गई है लिस्ट में, ये एसेट होल्ड नहीं करती हैं। पहला एसेट क्या है कि उनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर उनके पास कोई फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, रेसिडेंशियल फ्लैट कोई भी रहने का मकान जिसका जो वर्ग एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो अगेन उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं माना जाएगा, इवन दो उनकी इनकम 8 लाख से कम हो। तीसरा, अगर वो किसी नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी में, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी मल्टी सिटी है, वहाँ म्यूनसिपालिटी में अगर उनके पास जो फ्लैट है वो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, तो अगेन उसको भी जो है वो नहीं माना जाएगा, उसको भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर जो प्रॉपर्टी है वो अगर मान लीजिए किसी ने 2 अलग अलग लोकेशंस में प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है या 2 अलग अलग सिटीज़ में प्रॉपर्टी होल्ड की गई है, तो इन सबको क्लब किया जाएगा लैंड या प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट को अप्लाई करते वक्त। मान लीजिए किसी के पास प्रॉपर्टी है एक सिटी में 150 स्क्वायर फीट की और दूसरी सिटी में है 100 स्क्वायर फीट की, तो टोटल इनके पास जो है 250 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी हो गई। अब ये 200 के बियॉन्ड जा रही है, तो इसीलिए इसको जो है इन लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि फैमिली जो है, फैमिली के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे। जब भी आप इस रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें फैमिली में जो व्यक्ति जिसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो, उसके पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों, और उसके सिबलिंग्स मतलब ब्रदर और सिस्टर अगर उनकी एज 18 से कम है, तो अगर माइनर ब्रदर या सिस्टर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, व्यक्ति की प्रॉपर्टी और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, या फिर स्पाउस मतलब पति या पत्नी, उनकी प्रॉपर्टी और उनके बच्चे जो कि अगेन 18 साल से नीचे के हैं, तो ये सभी लोग हमारे फैमिली के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में कहा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी मतलब सभी जो सिटीजन्स हैं उनको जो है आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 है ये, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसी भी सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन के बीच में, मतलब नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इन ग्राउंड्स के बीच पर किसी भी सिटीज़न के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा या इनको इनएलिजिबल नहीं बनाया जाएगा फॉर एनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में अगर कोई एप्लीकेशन मंगाया गया है तो 2 लोगों को सिर्फ इस वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब 2 लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि उनके रिलीजन अलग हैं या रेस अलग अलग है या कास्ट अलग है या फिर उनका जेंडर अलग है या उनका डिसेंट अलग है या प्लेस ऑफ बर्थ अलग है या रेसिडेंस अलग है। तो ये हमारे जो है ये ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 16 में, ये आर्टिकल 15 से वाइडर हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, नौकरी की बात है, तो नौकरी की बात में थोड़े से वाइडर ग्राउंड्स होंगे जिन बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किन बेसिस पर नहीं कर सकते? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, RRCS और वहाँ पे P था, उससे पहले यहाँ पे DPR है, DPR है, RRCS DPR, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो ये आप इस टोटल जो हमारा यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी है इस आर्टिकल में। अब इसके जो बाकी क्लॉजेस हैं,
जैसे कि क्लॉज 4, 4A, 4B और 4C, ये सारे एक्सेप्शंस हैं टू राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 4 एक्सेप्शन हैं टोटल इस जनरल रूल के। ये 2 जनरल रूल हैं, आर्टिकल 16(1) और 16(2) में हमें जनरल रूल दिए गए हैं। अब इसके लिए हमें 4 एक्सेप्शंस दिए गए हैं बाकी हमारे क्लॉजेस में। पहला एक्सेप्शन ये दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ रेसिडेंस को एज ए कंडीशन बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में का कोई हमारा स्टेट गवर्नमेंट की कोई पोस्ट है, या फिर यूनियन टेरिटरी की कोई पोस्ट है, या फिर लोकल अथॉरिटी की कोई पोस्ट है, या फिर किसी अन्य अथॉरिटी की कोई पोस्ट है, तो उस पोस्ट में रेसिडेंस को एज ए कंडीशन बनाया जा सकता है। बट ये कंडीशन स्टेट अपने लेवल से नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो रेसिडेंस को हम जो है एज ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इंट्रोडक्शन था वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेसिडेंट एक्ट ऑफ 1957, ये एक्ट बनाई गई थी और ये एक्ट एक्सपायर भी हो गई 1974 में। तो इस तरह का जो प्रोविजन है अब किसी भी स्टेट में नहीं है एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ पोस्टों में प्लेस ऑफ रेसिडेंस का जो एक्सेप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस को एज ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज़ किया जा सकता है। दूसरा जो एक्सेप्शन है हमारे आर्टिकल 16 का वो ये है कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विस। अगर किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी भी पद पर अगर बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि ओबीसीज, एससीज, ओबीसीज, एससीज और एसटीज, अगर ये एडिक्वेटली इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है जॉब्स में, तो उन जॉब्स के ऊपर इनके लिए इनको जो है स्पेसिफिक रिजर्वेशन ग्रांट किया जा सकता है। तीसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि एक लॉ बनाई जा सकती है जो कि इनकम्बेंट को कोई भी अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन से बिलोंग करता है या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट है जहाँ पर रिलीजियस एफिलिएशन ज़रूरी है, तो उस पर उस पदभार को ग्रहण करने के लिए रिलीजन को एज ए ग्राउंड ऑफ एज ए क्वालिफिकेशन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी के अंदर कुछ पुरोहित की पोस्ट होती हैं या मौलवी की पोस्ट होती हैं, जो कि आर्मी में आपको पता है कि हर तरह की पोस्ट होती हैं, तो इस तरह की भी पोस्ट आर्मी के अंदर आती हैं। तो उन पोस्ट के लिए व्यक्ति को उस पर्टिकुलर रिलीजन का होना जो है ग्राउंड एज ए ग्राउंड हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी एक्सेप्शन होगा टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट कहा गया है कि स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट को परमिट किया गया है कि 10% का जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को ग्रांट कर सकती है फॉर अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा रिजर्वेशन है उसके बियॉन्ड 10% का जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम दे सकते हैं। ये देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जो भी हमारी पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी की उसमें से हॉरिजॉन्टली 10% पोस्ट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को दी जा सकती है। और इस बारे में भी प्रावधान जोड़ा गया था बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट कि ये भी 10% का रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए ग्रांट किया जा सकता है। और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हमने अभी देखी थी कि उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, उनके पास जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो 1 लाख से 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी में है तो 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है इंडिकेटर्स हम इस तरह के इंडिकेटर्स टाइम टू टाइम बेसिस पर गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज के जो इंडिकेटर्स हैं उस बेसिस पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% जो है वो दी जा सकता है, 10% का रिजर्वेशन ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मंडल कमीशन की। तो मंडल कमीशन आपको याद होगा ये इस कमीशन ने जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है इंट्रोड्यूस किया था, और इसके ऊपर काफ़ी उस वक्त मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू की गई थी उस वक्त एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी जो है सिविल अनरेस्ट भी क्रिएट हुआ था।
तो 1979 में मंडल कमीशन क्या है और उसका आफ्टरमाथ में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ हम समझेंगे। 1979 में मोरारजी देसाई जी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जो है सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को इस्टेब्लिश किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। इसीलिए मंडल जी इसके चेयरमैन थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम भी मंडल कमीशन कहा जाता है। तो ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इनको अंडर आर्टिकल 340 इनको जो है चेयरमैन बनाया गया था बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का। और इनसे कहा गया था कि ये इन्वेस्टिगेट करें कि क्या सोशली और बैकवर्ड जो एजुकेशनल क्लासेस हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं कंट्री में और उनके एडवांसमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। कमीशन को 1979 में अपॉइंट किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया के अंदर 3743 ऐसी कास्ट हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और ये टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 52% बनाती हैं, एक्सक्लूडिंग SC ST की जो पॉपुलेशन है उसको एक्सक्लूड करके जो OBC पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 52% पॉपुलेशन OBC जो है फॉर्म करती है। उसके अलावा ये भी बताया गया कि इनका जो इनके पॉपुलेशन के हिसाब से इनका जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी गवर्नमेंट पोस्ट में वो काफ़ी कम है। इसलिए कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 27% जो पोस्ट हैं 52 के हिसाब से इन्होंने देखा था कि 27% जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट जॉब्स में वो OBCs के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्व की जानी चाहिए, जिससे कि टोटल SC ST और OBC के जो रिजर्वेशन है वो टोटल 50% तक हो जाए। 27% का क्राइटेरिया इसीलिए सेट किया गया था कि टोटल जो हमारा रिजर्वेशन हो, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए 27% का जो रिजर्वेशन है वो OBC को ग्रांट किया गया था। फिर ये जो रिपोर्ट है आप देख लीजिए 1980 में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, बट ये रिपोर्ट जो है 1980 में इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 10 साल के बाद 1990 में जब VP सिंह जी की सरकार आई थी। तो VP सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को जो है एक्सेप्ट कर लिया और जो रिजर्वेशन है वो 27% का रिजर्वेशन OBC को ग्रांट किया था जॉब्स में भी। अब 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, देखिए जो 27% का रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था इनिशियली जॉब्स में वो बिना किसी क्रीमी लेयर वाले क्राइटेरिया के किया गया था। तो इसीलिए 1991 में ये जो रिजर्वेशन है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो पुअरर सेक्शन है उनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जानी चाहिए और इसीलिए एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अडॉप्ट करना चाहिए और यहीं से जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने देखा था 1993 में क्रीमी लेयर को बनाया गया है। तो रिजर्वेशन जो है 1990 में ग्रांट हो गया। 2-3 साल तक जो है 1991 में एक साल ऐसे ही चला, सभी को रिजर्वेशन मिला था। फिर ये देखा गया कि जो ज़्यादा रिच हैं OBC में वो सारी सीट्स को गार्नर कर ले रहे हैं, इससे जो पुअरर सेक्शन है OBC के उनको कोटा का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से नरसिम्हा राव जी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि पुअर सेक्शन को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, इसलिए एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेट किया गया जिसके बेसिस पर जो रिजर्वेशन है वो केवल रिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिले और सभी OBC कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन ना मिले। तो इसीलिए जो क्रीमी लेयर ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 10% का जो रिजर्वेशन है वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने पुअर इकोनॉमिकली बैकवर्ड EWS के लिए इन्होंने 10% का रिजर्वेशन डाला था हाई कास्ट में, जो बाकी किसी स्कीम ऑफ रिजर्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करते। अब जो चेंजेस किए गए हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जी के द्वारा, इनके ऊपर और जो पूरा एसच काफ़ी ज़्यादा जो है एक ऑपोजिशन आया था जब ये रिजर्वेशन इम्पोज किया गया, तो हाई कास्ट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन आया था, जिस वजह से ये केस गया और काफ़ी फेमस केस हुआ था जिसका नाम था मंडल केस। 1992 में इसके खिलाफ केस किया गया था। तो इस केस में पूरा जो OBC का जो क्वेश्चन था वो कंसिडर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो अमेंडमेंट था 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट किया गया था उसकी वैलिडिटी को देखा गया। साथ साथ जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेट किया गया है ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर जो है वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चनिंग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16(4) का जो क्लॉज है, मतलब जहाँ पे OBC को रिजर्वेशन ग्रांट किया गया है, उसको दोबारा जो है स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC का जो रिजर्वेशन है, जो 27% का रिजर्वेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है
और बट जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है पुअर सेक्शन ऑफ हाई कास्ट, ये जो है वैलिड नहीं है। और वैलिडिटी 27% वाले की तो एज इट इज़ रखी थी, और जो क्लॉज बी था जो कि दूसरा चेंज किया गया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जी के द्वारा, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हटा दिया गया था। तो ओबीसी का रिजर्वेशन जो है ग्रांट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था 10% का, ये हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ साथ ये कहा गया कि जब ओबीसी को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें, मतलब इकोनॉमिकली जो रिच हैं लोग, उनको जो है बेनिफिट ना मिले, उनको जनरल की तरह ट्रीट करना होगा। तो ये जो है ये भी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड की गई थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन नहीं ग्रांट किया जाएगा। तो जो उस वक्त जो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, हम जो है लोगों को एनेबल कर रहे हैं कि वो आकर के और जो जॉब्स हैं उनको ज्वाइन करें, बट प्रमोशन में रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं बनता, प्रमोशन मेरिट के आधार पे होना चाहिए। रिजर्वेशन केवल इनिशियल मेरिट पे अपॉइंटमेंट में ही मिलना चाहिए। ये सारा मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रही हूँ। और उन्होंने ये भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक को जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में जो चल रहे थे वो केवल 5 साल तक कंटिन्यू किए जाने चाहिए, उसके बाद आपको ये प्रमोशन वाले जो रिजर्वेशन है ये हटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो क्लॉज बी है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और इसको बाद में लॉ बना करके हटाया गया है। फिर तीसरी चीज़ कही गई कि जो टोटल कोटा है रिजर्वेशन का, आप रिजर्वेशन चाहें किसी को भी दे दीजिए, ओबीसी को दे दीजिए या कोई और अगर बैकवर्ड क्लास आती है उसको भी आप रिजर्वेशन ग्रांट कर सकते हैं, नो डाउट। बट टोटल जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये रूल जो है हर साल अप्लाई होगा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल, मतलब कि अगर कोई अनफुलफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी है तो उसमें जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए 27% जो रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था, इसमें से सीट्स जो है केवल ऑलमोस्ट हमारा जो है 27% के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि 20 सीट हमारी निकल के आती है। इस 20 सीट में से मान लीजिए 15 सीट फिल हो गई हैं, बट 5 सीट्स के लिए कैंडिडेट इस साल नहीं मिले, 2020 में कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो ये 5 सीट अगले साल 2021 में भी इनको जो है नोटिफाई किया जा सकता है और ये रिजर्व सीट मिल सकती हैं। बट एक कैविएट ये है कि ये जो बैकलॉग होंगी ये भी, जब बैकलॉग को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट जो 50% का रूल है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था। उसके बाद ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि एक परमानेंट और लीगल बॉडी बनानी होगी जो कि कंप्लेन को देखे। ओवर इंक्लूजन, अगर किसी का ज़्यादा इंक्लूजन है ओबीसी में या किसी कास्ट का अंडर इंक्लूजन है ओबीसी की लिस्ट में, तो उसको ओवरसी करने के लिए एक लीगल अथॉरिटी या बॉडी सेटअप करनी पड़ेगी। तो ये कुछ जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के जो कि मंडल केस में दिए गए थे। अब इन जजमेंट्स में अगर हम देखें तो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल व्यू से या गवर्नमेंट के व्यू से थोड़े से अलग थे। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन इन प्रमोशन, एक ये पॉइंट था। दूसरा जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है, ये 2 पॉइंट्स थे जिनको जो है जिनको हटाया गया बाय लॉ। तो रामनंदन कमेटी को दोबारा अपॉइंट किया गया जिससे कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जा सके ओबीसी में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट की सबमिट की 1993 में, जिसको एक्सेप्ट किया गया और फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्रीमी लेयर की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने की थी, क्रीमी लेयर को 1993 में एज पर दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। दूसरा आपका आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप करनी है। तो इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी सेटअप की जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो है 1993 में एस्टैब्लिश की गई थी। उस वक्त ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी और इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है सेटअप किया गया था। इसको मैंडेट दी गई थी या इसको जो है काम दिया गया था कि ये केवल कंप्लेंट्स को देखेगा, ओवर इंक्लूजन की और अंडर इंक्लूजन की या नॉन इंक्लूजन की। बट 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया है, उसने इस बॉडी को अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। तो अगर आपके सामने जो है क्वेश्चन आता है कि आपका जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हाँ आपको टिक करना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था, उसने इस
स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है। साथ साथ इसके जो है फंक्शन को एनलार्ज कर दिया गया है। एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338B, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कन्वर्ट करता है। तीसरा जो था, यहाँ पे हमने बात की थी कि प्रमोशन की में रिजर्वेशन की बात की थी, तो उसको नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया 1995 में। इसने जो है आर्टिकल 16 में एक प्रोविजन डाला था जिससे कि स्टेट को ये हमने देखा भी था कि आपका जो 43B है, आपका सॉरी 16 में 4B, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, ये इंसर्ट किया गया है बाय 77th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि जो कैरी फॉरवर्ड है जिससे कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में वो दिया जा सके। नो 44th A है ये, 16 4A। तो 4A जो है इंसर्ट किया गया था आर्टिकल, और इस आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन प्रमोशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया है। और इसमें कहा गया है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन जो है वैलिड होंगे, और स्टेट जो है प्रमोशन करते वक्त भी रिजर्वेशंस को दे सकती है फॉर ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद जो है 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की थी प्रमोशन के बेसिस पर, कि मतलब अगर किसी का मान लीजिए एक सबॉर्डिनेट, मान लीजिए एक व्यक्ति है, पर्सन ए पर्सन बी है। अब पर्सन बी जो है ये एससी से बिलोंग करता है और ये जूनियर है और ए सीनियर है। तो अगर जो सीनियर वाली पोस्ट है उसमें वो केवल एससी के लिए रिजर्व है, तो बी को जो है प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये जो है आपकी कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी का प्रिंसिपल है। तो कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी भी इसको मिल सकती है। बी जो है सुपरसीड कर सकता है ए को, अगर कोई ऐसी प्रमोशन वाली सीट है जो कि रिजर्व सीट है, तो उसमें जो है हम जूनियर को प्रमोट करके सीनियर की पोस्ट पर डाल सकते हैं। तो ये भी जो है हमारी 85th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाली गई है। फिर जो बैकलॉग वाला हमने देखा था कि जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रूल देखा गया था कि कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं वैकेंसीज को, तो उसमें साथ साथ एक कैवेट ये भी डाली गई थी कि कैरी फॉरवर्ड करते वक्त भी 50% की जो लिमिट है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी जो है सर्कमवेंट करने के लिए आर्टिकल 16 में क्लॉज 4B डाला गया था, और 4B कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बैकलॉग वैकेंसीज है तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और कैरी फॉरवर्ड करते वक्त अगर रूल ऑफ 50% ब्रीच होता है तो वो जो है उसको एज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 नहीं माना जाएगा। मतलब इवन इफ अगर 50% की सीलिंग ब्रीच होती है ड्यू टू कैरिंग फॉरवर्ड, तो वो अलाउड है। ये चीज़ जो है हमारी डाली गई है बाई आर्टिकल इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, और ये डाला गया है 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के द्वारा। अब अगर हम बात करें EWS की, तो EWS के लिए जो एक्सेप्शन है ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया है। इसके लिए हमने देखा था कि जो एक ऑर्डर इशू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ये जो बेनिफिट है केवल उनको मिलेगा जो कि बाकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन है SC, ST और OBC के लिए, वो अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है तभी वो EWS का रिजर्वेशन ले सकते हैं। फिर किस किस को नहीं मिलेगा EWS का रिजर्वेशन? पहली चीज़ कि पोस्ट जो है वो लोअर ग्रेड, मतलब लोअर ग्रेड के ऊपर होनी चाहिए, या ग्रुप ए की सर्विस वाली जो पोस्ट है उनमें जो है रिजर्वेशन मिलेगा, उनमें रिजर्वेशन ग्रांट किया जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि मान लीजिए कोई साइंटिफिक या टेक्निकल पोस्ट है और उसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो भी रिजर्वेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो SC का रिजर्वेशन है, ST रिजर्वेशन है, OBC रिजर्वेशन है या EWS रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते वक्त भी जो अगर कोई भी पोस्ट है जिसके अंदर एक हमें टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के अंदर होनी ज़रूरी है। तो उनके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि अपनी ड्यूटीज़ को वो डिस्चार्ज कर सकें। किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर कोई रिजर्वेशन है तब भी कैंडिडेट्स के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पोस्ट है गवर्नमेंट डॉक्टर की। अब डॉक्टर्स के लिए भी क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो इनको इसके अंदर जो है रिजर्वेशन ग्रांट किया जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई SC से बिलोंग करता है तो वो MBBS ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है
वो सभी कैंडिडेट्स को पॉजेस करनी ज़रूरी है किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए, साइंटिफिक पोस्ट के लिए, या किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए जिसके अंदर हमें एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता है। उसके अलावा कोई रिसर्च या फिर कोई इस तरह की पोस्ट होगी तो वहाँ पे भी अप्रोप्रिएट हमारे पास क्वालिफिकेशंस नेसेसरी होनी चाहिए, तभी जो है रिजर्वेशन ग्रांट किया जाएगा कैंडिडेट को। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाता है इंडिया के अंदर। आर्टिकल 17 जो है अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और फॉरवर्ड करता है कि इसकी प्रैक्टिस जो है किसी भी फॉर्म में इंडिया के अंदर अलाउड नहीं होगी। इसकी आप देखिए ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की तो मुझे पनिश करने के लिए कोई लॉ होनी चाहिए, तभी जो है अनटचेबिलिटी इन प्रैक्टिस अबॉलिश हो पाएगी। तो इसीलिए इसकी जो एनफोर्समेंट है वो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ बनाई जाएगी और उस बेसिस पर इस ऑफेंस को पनिश किया जाएगा। अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी इस प्रैक्टिस को पनिश किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू लॉ। तो इसी लॉ को बनाया गया था 1976 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाई गई थी, को अमेंड किया गया था, जो कि ये ओरिजिनली एक्ट 1955 में बनाई गई थी। पहले जो एक्ट बनी थी उसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। अब अनटचेबिलिटी अगर आप ऐसा सच देखें तो एक डेरोगेटरी टर्म आ जाता है और 1976 में इस एक्ट का नाम चेंज करके रखा गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, और इसका जो है स्कोप एनलार्ज किया गया था और पीनल प्रोविजंस मतलब कि जो पनिशमेंट प्रोविजन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए गए थे। एक्ट ने कहा है कि सिविल राइट मतलब ऐसा अधिकार जो किसी भी पर्सन को मिलता है क्योंकि अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन हो गया। तो मतलब किसी भी लोगों को जो सिविल अधिकार हैं, चलने का, बेथिंग आर्ट्स में जाने का, किसी के साथ मिंगल करने का, घरों में रहने का, फ्लैट्स में रहने का, लोगों के साथ बातचीत करने का, या कोई भी सोशल किसी भी सोशल एरिया में जो है पार्टिसिपेट करने का, तो ये सबको अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है और अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन से सभी को ये अधिकार दिया गया है और इसका जो है प्रोटेक्शन किया जाता है। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब देखिए एज सच अनटचेबिलिटी क्या है, ये टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है या किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। जो इवन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, इसके अंदर भी जो है अनटचेबिलिटी टर्म डिफाइंड नहीं है। बट मैसूर हाई कोर्ट ने कहा था कि सब्जेक्ट मैटर जो आर्टिकल 17 का है वो अनटचेबिलिटी के लिटरल सेंस में नहीं होगा या ग्रामेटिकल सेंस में जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो नहीं होगी, बट ये वो प्रैक्टिस जो कि हिस्टोरिकली हमारी कंट्री में डेवलप हुई है उस प्रैक्टिस को यहाँ पे जो है अबॉलिश किया गया है। लिटरल सेंस में अनटचेबिलिटी मतलब कि किसी को ना छूने देना, ये होगा लिटरल सेंस या ग्रामेटिकल सेंस। बट अनटचेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस क्या थी कि लोगों को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों के बीच में, और कुछ लोगों को जो है उनको सिविल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो इस प्रैक्टिस को जो है अनटचेबिलिटी, मैसूर हाई कोर्ट ने बताया कि ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन में आएगी। इसका मतलब ये है कि अनटचेबिलिटी सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि कुछ लोगों के ऊपर जो है इम्पोज की गई थी क्योंकि उनका बर्थ जो है किसी पर्टिकुलर कास्ट में हुआ था। इसलिए क्योंकि हम जो है यहाँ पे बर्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ लोगों का कुछ लोगों का जो है बॉयकॉट किया जाता है सोशली, मान लीजिए कुछ लोगों का सोशली किसी रीज़न की वजह से बॉयकॉट किया जाता है, उन्होंने कोई लॉ तोड़ी हो या कोई और रीज़न हो जिस वजह से बॉयकॉट किया जाता है, तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आएगी। वो जो है उसको हम जो है सिर्फ सोशल बॉयकॉट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पंचायत जो है बॉयकॉट बोल देती है कि इनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, तो वो जो है वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस में नहीं आएगा। नॉर्मली अगर किसी बाय बर्थ, अगर ड्यू टू द रीज़न ऑफ देयर बर्थ, अगर किसी को सोशल डिसेबिलिटी किसी के ऊपर इम्पोज की जाती है तो वो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 17 का जो राइट है वो न केवल स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। तो हमने देखा था कि कुछ राइट्स जो है ज़्यादातर राइट्स जो है हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, बट कुछ राइट हमें इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिलते हैं। तो ये जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये ऐसा अधिकार है जो न केवल हम स्टेट से मांग सकते हैं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर इसको वायलेट करता है तो उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं।
आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 कहता है कि टाइटल्स जो हैं वो एबॉलिश की जाती है इंडिया में, और साथ साथ ये प्रोविज़न किया गया है कि जो टाइटल का कन्फर्मेंट है, मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारा जो कंट्री है वो किसी भी तरह की टाइटल को कन्फर नहीं करेगा, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे वो फॉरेनर हो। इसके अलावा ये कहा गया है कि कोई भी सिटीज़न, इंडिया का कोई भी पहली बात ये है कि इंडिया जो है अपनी सिटीजन्स के ऊपर या फॉरेनर्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगा। बट हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन दी जा सकती है, मिलिट्री या एकेडमिक अवार्ड दिया जा सकता है, बट टाइटल नहीं दिया जाएगा। जैसे टाइटल आपने देखा होगा कि अभी जो है ऑर्डर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमें ब्रिटेन में टाइटल दिया जाता है सर का, तो या फिर जो है फ्रांस वगैरह में टाइटल्स चलते हैं, तो वो टाइटल इंडिया में एबॉलिश हैं। इंडिया एज ए कंट्री किसी को भी कोई भी किसी भी तरह का टाइटल कन्फर नहीं करेगी, चाहे वो कोई फॉरेनर हो, सिटीज़न हो, कोई बॉडी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई भी टाइटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर नहीं करेगी। दूसरा जो आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया किसी और फॉरेन कंट्री से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ, मान लीजिए मैंने कोई बहुत बड़ा कुछ काम किया हो और मुझे जो है सर या मतलब जो सर वाली उपाधि थी या नोबल वाली जो उपाधि थी वो मान लीजिए मुझे कन्फर की जाती है बाय यूके गवर्नमेंट, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। सिटीज़न ऑफ इंडिया किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरा जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर कोई फॉरेनर वो इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब किसी भी तरह का अगर कोई जो हमें लाभ होता हो, मॉनेटरी लाभ होता हो, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, मतलब कि कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जहाँ से उसको मनी मिलता हो, या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता हो, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड करता हो जो कि काफ़ी ट्रस्ट वर्दी ऑफिस हो, तो ये अगर कोई फॉरेनर होल्ड करता है तो उसको भी वो भी जो है किसी भी स्टेट से, मतलब ना तो इंडिया के अंदर टाइटल एक्सेप्ट करेगा, इंडिया तो देता ही नहीं है टाइटल, बट किसी भी फॉरेन स्टेट से ये फॉरेनर भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में कोई फॉरेनर एम्प्लॉयड है और इसको कोई फॉरेन कंट्री जो है टाइटल देती है, तो ये भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से अगर ये होल्ड करना चाहते हैं, इनको कोई अवार्ड मिल रहा है या कोई टाइटल मिल रहा है, तो ये प्रेसिडेंट से परमिशन ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ये टाइटल होल्ड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट ये है कि कोई भी सिटीजन या फॉरेनर अगर कोई ऑफिस या ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता है, तो ये जो है कोई भी प्रेजेंट भी नहीं ले सकते, कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, कोई इमोल्यूमेंट नहीं ले सकते हैं, कोई किसी फॉरेन स्टेट के अंदर कोई ऑफिस नहीं ले सकते हैं विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना आप जो है अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करते हैं, तो किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई किसी भी तरह का गिफ्ट, किसी भी तरह का पैसा या किसी भी तरह का कोई ऑफिस जो है नहीं होल्ड कर सकते हैं बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के। तो इसका मतलब ये है कि जो हेरिडिटरी टाइटल्स हुआ करते थे इंडिया के अंदर, जैसे कि महाराजा, राजा बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सारे जो कि कॉलोनियल स्टेट के द्वारा कन्फर किए गए थे, इनको बैन कर दिया गया है आर्टिकल 18 से, क्योंकि ये इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल के अगेंस्ट जाते हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हम हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये वैलिड हैं क्योंकि ये एकेडमिक या मिलिट्री डिस्टिंक्शन में आते हैं। ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड्स हैं, और अवार्ड होल्ड करना वैलिड है, टाइटल होल्ड करना वैलिड नहीं है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अवार्ड का मतलब टाइटल नहीं होता विद इन आर्टिकल 18। अगर कोई अवार्ड लेता है, अवार्ड अलाउड है, टाइटल अलाउड नहीं है, क्योंकि टाइटल का मतलब क्या है कि कोई भी हेरिडिटरी टाइटल, मतलब लोगों से अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है तो इसको हम टाइटल बोलते हैं। अवार्ड आपको बाय मेरिट मिलता है, तो अवार्ड आप ले सकते हैं, टाइटल आप ग्रांट नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो टाइटल्स हैं ये वायलेट नहीं करते आर्टिकल 18 को, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को को जो है वायलेट नहीं करते हैं, और ये मेरिट को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। पर ये जो रूल है
यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री को एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, अपने नाम में नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं लिख सकती हूँ कि XYZ पद्मश्री, तो ये नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है। आप इसके नाम में आगे या पीछे इनको नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा कोई अवार्डी करता है, मान लीजिए किसी अवार्डी ने अपने नाम में ये ऐड किया, तो उसका ये अवार्ड जो है वापस लिया जा सकता है, उसको फोरफीट किया जा सकता है। तो आई होप आपको आर्टिकल 18 तक समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 18 के बियॉन्ड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ साथ आज शाम के लेक्चर में हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस की, और देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारा डिस्कशन हम आज शाम के लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी सजेशन है, कॉमेंट हैं, तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और हम कंटिन्यू करेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन। साथ साथ धीरे धीरे हम केस स्टडीज़ को भी या केस लॉस को भी देखेंगे, जिससे कि हम पॉलिटी का जो लेक्चर है, पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ठीक है।